गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी आती है। महामंदी कैसे आई? ठीक है, जब उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादक को हानि होगी। देखते देखते अगर सबके यहाँ सारी चीज़ें उत्पादन होने लगेगा, है ना, तो आप क्यों खरीदोगे बताओ। अगर आप अपने घर में ही समझना, अगर आप अपने घर में साबुन, निरमा, है ना, चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, बहुत ढेर सारा सामान जो हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप खुद ही अपने घर में बनाने लगे तो आप खरीदेंगे क्यों? और जब आप खरीदेंगे नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा? जब व्यापार नहीं चलेगा तो जो श्रमिक है वो क्या करेंगे? तो ऐसे करके धीरे धीरे करके महामंदी आ जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि महामंदी का प्रभाव भारत पर किस प्रकार से पड़ा। ठीक है, महामंदी के दौरान ही क्या होता है कि वहां पे महात्मा गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो जो टॉपिक आपको ना समझ में आ रहे हो वो टॉपिक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। अब हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, उसके 2 दशक बाद, 2 दशक यानी कि उसके 20 साल बाद, प्रथम विश्व युद्ध के अकॉर्डिंग 20 साल बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। मतलब युद्धों की ना भरमार थी, लड़ाइयाँ रुक ही नहीं रही थी, बस शुरू रहो शुरू रहो, लड़ाई करते रहो। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला, यानी कि लगभग 6 साल ये चला। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सबसे घातक था ये, सबसे घातक व खतरनाक। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना, ये सबसे ज्यादा घातक था, सबसे ज्यादा खतरनाक था। इस द्वितीय विश्व युद्ध को पूर्ण युद्ध कहा जाता है। अच्छा, पूर्ण युद्ध क्या होता है? मतलब पूरा हो गया इसके बाद से नहीं, इसको मतलब अभी भी लड़ाई होता है। आप लोग देखें, अभी ये रसिया और यूक्रेन को लेकर के बहुत ज्यादा, है ना, वो हुआ है। तो पूर्ण विश्व युद्ध, पूर्ण युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये जल, है ना, वायु और थल, तीनों जगह लड़ा गया था। ठीक है, जितनी जितनी सैनिक थी ना, मतलब पूर्ण लड़ाई हुई थी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ किसके किसके साथ और इसमें जीता कौन? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 2 देशों के साथ, एक था मित्र राष्ट्र, एक थी खेमो शक्तियां। ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंदर उस समय 4 देश आते थे। ठीक है, पहला है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और खेमों के अंदर 3 देश आते थे, जर्मनी, जापान और इटली। 3 देश ये और इतने देश ये। सोचो, ये जो मित्र राष्ट्र है ना, ये देख लो पहले से ही बहुत मजबूत था, हर तरह से ये मित्र राष्ट्र मजबूत था, है ना, हर तरह से। लेकिन ये जो खेमो शक्तियां है ना, जर्मनी, जापान, इटली, ये सारी चीजें ये नहीं मजबूत थी, है ना। ये इतना देख रहे हो, जर्मनी, इस समय जापान इस समय मजबूत है, बाकी उस समय मजबूत नहीं था जापान इतना ज्यादा, है ना। फिर क्या होता है, देखो ये जो अमेरिका है ना, सोचो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हिरोशिमा और नागासाकी में, बहुत सोचो दर्दनाक घटना है, सुन के रूह कांप जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को, आज से 76 साल पहले परमाणु बम गिरा दिया था। सोचो, इतना इसके अंदर गुस्सा था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के अंदर इसने परमाणु बम गिरा दिया। अब आप लोग सोच सकते हो, जिस परमाणु बम का आज हम लोग नाम ले लेते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय 1945 के दौरान अमेरिका ने इसके अंदर परमाणु बम गिराया। सोचो, जब ये इसके अंदर परमाणु बम गिरा दिया तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। फिर से खेमो शक्तियां हार जाती हैं और मित्र राष्ट्र फिर से विनर बन जाता है, मित्र राष्ट्र फिर से जीत जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अगर बात की जाए जीत किसकी होती है, तो दोनों तरह से ना जीत मित्र राष्ट्र की ही होती है।
समझ रहे हो? सोचो ये घटना को देख करके ना यार दिल बिल्कुल टूट जाता है कि यार इतने गंदे लोग। अब देखो क्या होता है, इसमें बताया जाता है ना, कि करीब 6 करोड़ लोग मरे घायल होते हैं। अगर इसका डाटा पूछा जाए तो इसमें करीब 6 करोड़ लोग मरते हैं। सोच लो 6 करोड़ लोग। 6 करोड़ मेरे सब्सक्राइबर हो जाए ना तो बहुत वो हो जाऊं। ये सोचो यहाँ पे 6 करोड़ लोग उस समय मर गए यार। बहुत अब क्या बोला जा सकता है, पहले जो था अब ठीक है ना, जैसा भी था। तो इससे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद तुरंत ही 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सबक मिला किसको? जो राजनैतिक हैं, ठीक है, जो राजशास्त्री हैं, है ना, राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्रीय और राजनीतिज्ञ को, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ को यहाँ से एक सबक मिल जाता है। और सबक ये मिलता है, पहला सबक, यहाँ से 2 सबक मिलता है। पहला सबक ये मिलता है कि अगर वृहद उत्पादन होगा, वृहद उत्पादन मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का, अगर वृहद उत्पादन होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो हमें औद्योगिक समाज की स्थापना करनी होगी, है ना, औद्योगिक समाज की स्थापना करनी होगी। औद्योगिक समाज मतलब कि इंडस्ट्रियल जो समाज है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, है ना, उसको अप्रिसिएट करने के लिए वैसे समाज की स्थापना करनी होगी, ठीक है। और जब हम उत्पादन ज़्यादा करेंगे ना, तो व्यक्ति की ना एक स्थिर आय होनी चाहिए, है ना, व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी कर दी गई यहाँ पर। यही से शुरू हुआ ये आय का बनना। आय बनवाते हो ना आप लोग, है ना, व्यक्ति की स्थिर आय, ठीक है, आय जरूरी कर दी गई। आय जब जरूरी की गई तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन किया गया, ठीक है। आय देखो आप लोग की, जैसे कुछ बच्चे बहुत बड़े घर से होंगे, है ना, बहुत बहुत पैसा होगा तुम लोगों के पास, तुम लोगों की आय बनती होगी ना तो 5 लाख 10 लाख रुपए की बनती होगी, 20 लाख की बनती होगी। लेकिन जो अपन लोग है ना, अपन की आय पहले ना बचपन में हमको याद है 60,000 की आय बनी थी, 40,000 की आय बनी थी। आय का मतलब क्या होता है कि भैया 40,000 हम साल में बचा रहे हैं, है ना, तो उसमें से हम अपना सामान खरीदेंगे मार्केट में जाकर के। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम मार्केट में सामान क्या खरीदेंगे? पैसा रहेगा तभी तो सामान खरीदेंगे, तभी तो जो उत्पादन हो रहा है उसको हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति की आय स्थिर की गई, और व्यक्ति की आय स्थिर की जाने के साथ यहाँ पर एक चीज और निकाला कि अगर पूर्ण रोजगार, आय कब स्थिर होगी? जब रोजगार दोगे ना, रोजगार नहीं दोगे तो आय कैसे स्थिर होगी? आज पूरा भारत में आधा % लोग बेरोजगार है ना, होता है ना, बहुत ज्यादा लोग मतलब बेरोजगार है। तो फिर क्या करोगे? अब भैया जनसंख्या भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी आ रही है, धीरे धीरे करके ये वृहद उत्पादन में जाकर के कहीं ना कहीं डेरा डाल देगा। क्यों? कि पैसा तो है ही नहीं ना, लोगों के पास पैसा तो ही नहीं। कुछ तो ऐसे गरीब लोग हैं ना जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां से पहला सबक यही निकलता है कि किसी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है, ठीक है। क्या चीज जरूरी है? कि किसी देश में रोजगार की स्थिरता, ठीक है। जो अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे वो यहां से एक सबक निकालते हैं, और वो सबक ये था कि किसी देश के अंदर रोजगार की स्थिरता जरूरी है, ठीक है। रोजगार स्थिर रहे, यानी कि रोजगार सबको मिलता रहे। ऐसा नहीं कि पता लगे किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा। जब किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो बताओ वो सामान कहाँ से खरीदेगा? रोजगार नहीं मिलेगा, उसके पास धन संपदा नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो सामान का खरीदेगा, वो खाना का खाएगा। इसलिए बताएगा कि रोजगार सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया है ना? आ गया ना? आ गया हो तो जल्दी से भी आप लोग एक लाइक कर दो। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दो। अब आता है पहला सबक, इनको ये मिल गया। अब देखते हैं दूसरा सबक क्या मिलता है इनको। जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना वो सब बुक में लिख रखा है, ठीक है, सब लिख रखा है।
कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सबक ये लिखा है कि दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए जाएं, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए जाएं, है ना। जो अलग अलग जो देश थे वो आसपास ही अपने देश से पूरी दुनिया के साथ मतलब आर्थिक संबंध बना ले, है ना। मतलब कि अपना पैसा रुपया इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें, मतलब कुछ भी आप लोग अब करिए, अब विकास चाहिए बस, ठीक है। अब विकास चाहिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भैया बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो देखो जब ये घाटा हुआ था ना तो इनके अंदर जलन की भावना होगी भैया, बिल्कुल होगी। जापान, जैसे जापान के अंदर परमाणु बम गिराएगा, जापान तो खुद ही सोच रहा होगा ना मैं भी आज परमाणु बम बना लूँ, अमेरिका के अंदर गिरा लूँ। तो यहाँ पे एक समझौता होता है इन आपस में सभी लोगों के बीच कि भैया देखो अब जो हो गया, अब हमें विकास चाहिए, अब हम लोग लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, अब हम सही से रहेंगे, ठीक है। कैसे होता है ये? तो ये अब हुआ ब्रिटेन वुड्स समझौता के द्वारा। तो उसके पहले हम लोग ये पढ़ लेते, दूसरा सबक इनको लोगों को क्या मिला। इनको ये मिला कि भैया देखो जैसे एक गांव के दो किसान हैं, ठीक है। दो किसान हैं, दोनों के पास गेहूं पैदा हुआ, तो एक ने गेहूं बेच दिया 1000 रुपए किलो में, वो 1000 रुपए क्विंटल में। अब दूसरे वाले किसान के पास गेहूं रखा है, डिमांड मार्केट में बढ़ गई, वो बोल रहा है मैं 5000 रुपया क्विंटल दूंगा, तुमको लेना हो तो लो, नहीं ला लो। तो गलत बात ना, बताओ। पहला वाला तो 1000 में बेच दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो बाजार है, जो बाजार का नियम है, बाजार का मूल है, वो सरकार के कब्जे में रहे, है ना। सरकार ही बाजार का नियंत्रण करे, ये चीज उन्होंने बोला, ठीक है। सरकार ही बाजार का नियंत्रण करे। अब आज आप लोग देख रहे हो कि आप लोग कहते हो ये चीज महंगी नहीं हो रही है, ये चीज सस्ती हो रही यार। अगर उस चीज को महंगी कर देंगे ना कहीं उत्पादक को हानि हो जाएगी। अगर किसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उत्पादक को हानि होगी, क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पता है क्या है, जो हमारा देश का जो राशन है, वो राशन किस लिए इतना सस्ता होता है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत होता है ना। मुश्किल से आप लोग देखना 20 साल रुको, 20 साल बाद जितनी भी उपजाऊ जमीन है ना, वहां पर प्लाटिंग की जा रही है, वहां पर घर बनाए जा रहे हैं। अगर प्लाटिंग कर दी गई एक बार तो वहां पर अब खेती नहीं होती है। अभी 20 साल बाद देखना, जब इसका प्रोडक्शन कब होगा ना, तब खेती का ना एक नया क्रेज आएगा। तब प्रोडक्शन जब इसका कम हो जाएगा, उत्पादक बढ़े, वो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो पैसा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा सरकार यही मिला कि सरकार ही बाजार का नियंत्रण करे, जिससे क्या होगा, आर्थिक स्थिरता बनी रहे और कीमत में उतार चढ़ाव नहीं आती है। सरकार जब बाजार का नियंत्रण करेगी तो इसके द्वारा आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, बाजार में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बाजार में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो ये चीजें हुई आपको दूसरे उसके अंदर। इसीलिए जो मार्केट में जो मूल्य तय होता है वो गवर्नमेंट तय करती है, आप नहीं तय कर सकते हैं, है ना। कहते हैं ना जब वो रेट ओपन होगा तभी ये माल सेल होगा, है ना। बोलते हैं अभी बाजार खुला नहीं, अभी बाजार खुलेगा तो वहां से जो भी रेट निकलेगा वही रेट के हिसाब से ये जाएगा, वो कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। उतने पे तुम्हें बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार उस चीज का आपको वो कर रही है, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं इधर वाला, चलो तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि मित्र राष्ट्र और खेमो शक्तियां के बीच जो समझौता हुआ था उसके बारे में, है ना। समझौता क्या हुआ, किस प्रकार से ये चीजें हुई। तो देखो इसके अंदर मैंने बताया था ना, ब्रेटन वुड्स समझौता। क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता। देखो इसके अंदर क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। तो ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ वो 1944 में हुआ। 1944 में कहाँ हुआ? अमेरिका के अंदर। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर, न्यू हैम्पशर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? न्यू हैम्पशर के अंदर।
ठीक है, एक सेकेंड ना, दिखाओ न्यू हैम्पशर के अंदर। तो चलो, एक अर्जेंट कॉल था, तो चलो देखो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इसके अंदर क्या होता है पता है क्या है? जब लड़ाई हुई तो सारे देशों का जो विकास था वो रुका। बताइए रुका कि नहीं? बिल्कुल रुका। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई बड़ाई ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना, औद्योगिकीकरण से सामान जा रहा था, तो विकास देश का रुक गया ना। तो विकास देश का जब रुकेगा तो विकास किस प्रकार से होगा? कोई बहुत बड़ा सा बैंक हो वो पैसा दे दे, तब लोग धीरे धीरे देश विकास करने लगे। उस समय जीत किसकी हुई? तो जीत हुई मित्र राष्ट्र की, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ की। ठीक है, तो जब इनकी जीत हुई ना तो ये न्यू हैम्पशर में एक मीटिंग बैठी जिसको बोला गया ब्रिटेन वुड्स समझौता। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसके अंदर क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ठीक है, किसके अंदर? न्यू हैम्पशर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का निर्माण, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना इसी के अंदर की गई ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंदर, कि भैया जो देश हैं जो विकास नहीं कर पाए हैं तो वो आज की डेट में आकर के विकास कर लें। ठीक है, आज की डेट में वो आए, अपना आने के बाद क्या करें? जो भी एवोल्यूशन नहीं हुआ उनके अंदर, जो भी विकास नहीं हुआ, तो अब वो इससे पैसा ले लें भैया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास पुनर्निर्माण एवं विकास से जाएं, अपने देश का विकास करें। ठीक है, ये चीजें हुई इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जब इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण एवं विकास को जल्दी से जल्दी शांतिपूर्ण करना था, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। कि जब युद्ध हुआ तो उसके बाद से जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट हो जाने, तो सरवाइव नहीं कर पाते लोग। इसके बाद क्या हुआ? इसी के अंदर निश्चित विनिमय दर आधारित व्यवस्था लगाई गई, है ना, निश्चित विनिमय दर आधारित व्यवस्था लगाई गई। निश्चित विनिमय दर मतलब किसी चीज का मूल्य फिक्स कर देना। जैसे $1 है तो $1.50 का इन्होंने कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब ये घटे बढ़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए $1 ₹50 का ₹50 ही रहेगा। ठीक है, निश्चित विनिमय दर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे निश्चित विनिमय दर लगाई गई। ठीक है, लेकिन आज क्या होता है? आज डॉलर का मान समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। आपको पता है जो हमारी पेमेंट है यूट्यूब की वो डॉलर में आती है ना। तो डॉलर का मान जिस दिन हमारी पेमेंट लगती है उस दिन जितना रहता है उसी दिन का कट के पहुंच जाता है। डॉलर का मान 70 चला जाता है, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 80 तक पहुंच जाता है मैक्सिमम, और भी उसके आगे जाता होगा। ऐसे होता है। आज की डेट में जो ये डॉलर का मान है ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मांग, बदलाव और पूर्ति के अनुसार, है ना, क्योंकि जितना मांग हो रहा है, बदलाव हो रहा है, पूर्ति के अनुसार ये डॉलर का मान घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर देखो युद्ध के बाद लगभग 20 सालों में व्यापार बहुत तेजी से फैला, अब बेरोजगारी पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, युद्ध के 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद व्यापार तेजी से फैला। ठीक है, युद्ध के 20 साल बाद व्यापार तेजी से फैलता है और बेरोजगारी पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, व्यापार खूब तेजी से फैल रहा था, खूब सरवाइव कर रहा था। फिर क्या हुआ? जब व्यापार बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी कम होगी। जब व्यापार ही नहीं तो रोजगार क्या अपने घर से दे दोगे? बताओ, जब तुम्हारे घर में काम ही नहीं तो नौकरी कैसे दे दोगे? नहीं दे पाओगे ना। इसलिए ये क्या था? ये वही समय था जब एशिया और अफ्रीका स्वतंत्र देश थे। ठीक है, इस समय एशिया व अफ्रीका
स्वतंत्र देश थे। ठीक है, इस समय क्या था, तो इस समय ये वही समय था जब ये सारी चीजें हो रही थी। 1945, 46, 47, 1947 में भारत आजाद हुआ। उसी समय के बीच ये अफ्रीका और एशिया ना स्वतंत्र देश थे। ठीक है, जब स्वतंत्र देश थे तो ये स्वतंत्रता के बाद भी इनके अंदर गरीबी कूट कूट के भरी थी, इनके अंदर बहुत गरीबी थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद भी ये गरीब थे। जब स्वतंत्र भारत क्या, जो अफ्रीका और एशिया जब स्वतंत्र हुए ना, उसके बाद भी ये बहुत गरीब थे। क्यों? क्योंकि इनको लूटा गया, अंग्रेजों ने इनको लूटा। जैसे भारत की बात आ जाए तो भारत को अंग्रेजों ने कितना लूटा, आप लोग को पता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को आज उन्होंने लूट लूट कर बिल्कुल से खत्म कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी ये देश गरीब थे। अब क्या होता है, क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो पहले से ही अपंग थी। इनकी अगर पूछा जाए ये भैया गरीब क्यों थे, तो इनकी अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पहले से ही अपंग थी, पहले से ही विकलांग थी, पहले से ये गुलाम थे, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी गरीब थे। ठीक है, इसके बाद आइए, जब ये नए स्वतंत्र देश थे तो ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे ये चल रहे थे। ठीक है, ये किसके सहारे चल रहे थे, ये चल रहे थे ब्रिटेन वुड्स समझौते के सहारे। ठीक है, तो ये जो देश थे ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के सहारे ये चल रहे थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है तो यहां पर ब्रिटेन वुड्स समझौता मतलब एक प्रकार से राजा होता है, यूनिवर्स का किंग होता है ना। ये जो अमेरिका हुआ ना उस समय, अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट, ये मतलब पहले से ही थोड़ा सा पैसे वाला था, तो आज भी देखो इसका दबदबा है ना, इसका दबदबा है, आज भी इसका क्रेज है। ठीक है, क्या हुआ, बड़ी बड़ी शक्तियां, जैसे पूछा जाए कि ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था, तो ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियां जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा था वही चलाते थे, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, इसके बाद 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, खत्म कब किया गया, तो 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म किया गया। ठीक है, 1970 के बाद क्या किया गया, तो 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सभी देश अब ठीक ठाक चलने लगे थे। सोच लो इतना, आज लोग यहां पर बैठ करके कक्षा 10 पास होकर के 12 पास होके राजनीति की बात करते हैं, कक्षा 10 पास होके 12 पास होके देश चलाने की बात करते हैं। देश चलाना कोई हाथ का काम नहीं है, लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं और बात करते हैं देश चलाने की। लोग कमियां ढूंढते हैं, सरकारें देखो जो भी थी अच्छी थी, जो भी थी खराब थी, सबके अंदर अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, लेकिन समझ तब आता है जब तुमने कुछ नहीं उखाड़ पाया जीवन में। लेकिन आज तुम ज्ञान दे रहे हो देश चलाने की, कि देश ऐसे चलता है, ये गलती कर रहा है। अबे लोग गलतियों को ही देखते हैं, अच्छाइयों को कोई नहीं देखता है। इसलिए पता है, कभी भी यार किसी को जीवन में जज मत करना। जब तुम किसी को जीवन में जज करते हो ना, तब तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हो, और जिस दिन से तुम अपने आप को ऊंचा समझते हो उसी दिन से तुम नीचे जाने लगते हो। ये चीज़ याद रखना। बहुत काम की बात बता दिया, मजाक मजाक में कभी कभी मैं अच्छी बातें बता देता हूँ, इन चीज़ों को याद रखना तुम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या थी, यहाँ पे निश्चित विनिमय दर आधारित व्यवस्था थी। क्या थी? निश्चित विनिमय दर आधारित व्यवस्था थी। लेकिन अब इसको निश्चित विनिमय दर को परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू किया गया। इसके बाद क्या किया गया, तो इसके बाद परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था, परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, परिवर्तनशील मतलब अब डॉलर का मान मार्केट के हिसाब से उतर चढ़ाव हो रहा था, पैसा भी मार्केट के हिसाब से चल रहा था। मार्केट में जिस प्रकार से नीड बढ़ेगी उसी हिसाब से ये अपना परिवर्तन होता रहता है ना। मार्केट का जो नियंत्रण है वो सरकार ही करेगी, लेकिन वो परिवर्तन करती रहती समय समय पर। ठीक है, अब सरकार, लोग चाहते हैं अच्छा सरकार परिवर्तन कर सकते, सरकार को ठोक दो कि सरकार अब ये गेहूं 1000 रुपए में नहीं बिकना चाहिए, 5000 में बिकना चाहिए। तो भाई साहब उसको भी देखना है ना,
5,000 में वो खरीद लेगा लेकिन आगे नहीं बेच पाएगी सरकार, तो क्या उसे घर में रख के सड़ाएगी? अंतरराष्ट्रीय बाजार में, विश्व बाजार में अगर उस सामान नहीं बिकेगा तो सरकार कहाँ लेकर के जाएगी? इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है यार, सब कुछ। लेकिन लोग आज जज करते हैं, ठीक है जैसा भी है, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम लोग भाई भड़क जाते हो। जल्दी से देखो फिर क्या हुआ, मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राएं बदलती रहती हैं, ठीक है। इसी तरह से भैया ये सारी चीज़ें चलती रहीं, इसी तरह से भूमंडलीकृत विश्व बना, ठीक है। इसी तरह भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा है, ठीक है। इसी तरह भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा है, ठीक है, और आज भी बन रहा है। समझ रहे हो? और आज भी ये भूमंडलीकृत विश्व बन रहा है, ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया, नहीं आज भी बन रहा है, ठीक है। इसमें जो विकसितशील देश हैं, कुछ देश विकसित हैं, और इसमें से जो भूमंडलीकृत बन रहा है ना, तो इसमें से कुछ देश विकसित है और कुछ विकास में लगे हैं, ठीक है। इसी में कुछ देश विकसित हैं और कुछ विकास में लगे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ देश भैया विकसित हैं और कुछ देश क्या हैं, तो वो विकास में लगे हैं, ठीक है। अब क्या हो, बस यही है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। अब हम क्या करें, अब पढ़ें एमसीक्यू, बताओ एमसीक्यू देखें, क्लास का टाइम हो रहा है। अब उठा लो अपनी बुक वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आज हम लोग एमसीक्यू अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी वक्त बहुत हो रहा है, और अब हम एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह आपको यहाँ पर आई बटन पर कहीं ना कहीं दिखी होगी, ठीक है। उस लिंक पर चले जाना, और वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए उन सभी क्वेश्चंस को जा करके आप लोग देख लेना और अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम लोगों के साथ बायोमन खड़ा है, ठीक है, परेशान नहीं होने को। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक, जाओ जाते जाते तुम लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ, खोजना पड़ेगा मेरे पास है कि नहीं कोई। ये देखो, जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना यार, कि जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना यार, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव लाता है, और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी होते हैं, खुशी और दुख दोनों जरूरी होते हैं, खुशी दिन और बुरे दिन दोनों जरूरी होते हैं, तभी एक व्यक्ति सफल बनता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।